दिन दोस्तों, मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उदय नॉलेज एकेडमी में। भाई आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको गवर्नर जनरल, वायसराय, इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड कल आपको मिलेगा शाम को 8 बजे और ये सभी वीडियो आपको शाम को 8 बजे दिए जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। लॉर्ड बेलेस्ली 1798 से 1805 इसका शासनकाल है, ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं की थी। जिन राज्यों ने बेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की थी वे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले और सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। इतने राज्यों ने सहायक संधि को स्वीकार किया था, लेकिन इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड बेलेस्ली के शासनकाल में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया। आगे मैंने यही आपको बताया है। इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। लॉर्ड बेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेज सत्ता की सर्वश्रेष्ठता और प्रभुत्ता स्थापित हो गई। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। सहायक संधि को अवध के नवाब ने सबसे पहले स्वीकार किया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में अपना स्वीकार किया। यदि प्रश्न में बेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। क्या? यदि राज्य पूछा जाए पहला तो हैदराबाद होगा, और शासक पूछे जाए तो अवध का नवाब, और राज्य पूछा जाए तो हैदराबाद। 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे तथा बाजीराव द्वितीय के बीच वसीन की संधि हुई थी? इससे संबंधित फैक्ट। दौलतराव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। किसने? जसवंत ने। बाजीराव द्वितीय ने भागकर वसीन की शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से वसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। ये द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। तो ये आपको याद रखनी है सभी फैक्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है। महत्वपूर्ण तथ्य। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक इसका शासनकाल रहा भारत में। 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तिमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। मृत्यु कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1805 को। ये भी आपको याद रखनी है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण तथ्य। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने प्रारंभ किया, मगर
कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1763 ईस्वी की कॉर्नवालिस संहिता शक्ति को पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगला है आपको, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पर। किस पर? वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा गया कि वारेन हेस्टिंग ने यह सब उस साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग पर लगे अब महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न हैं, किंतु B.A. स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है। यह लिखता है, उसके थोड़े से दोष, जहां तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिक के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो, तथा जिस पर इतनी कठिन उलझने आ पड़ी हो कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी। सीधी सी बात है कि ब्रिटेन की संसद ने इसके लिए कहा कि भाई इनसे जो गलतियां हुई हैं वो इनने प्रशासन को, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए की है, तो इनकी सभी गलतियों को माफ किया जाता है और उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया था क्लाइव के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। प्रारंभ किया था लॉर्ड क्लाइव ने। किसने किया था? बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किया रॉबर्ट क्लाइव ने, खत्म किया वारेन हेस्टिंग ने। ये भी आपको याद रखना है। और इससे संबंधित हम दोनों के फैक्ट देख लेते हैं एक साथ। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ रखे हैं कि आपको बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें कि कौन ने प्रारंभ किया, कौन ने समाप्त किया, तो यहाँ से ये दोनों चीज दूर हो जाएंगी। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान की आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंधन को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल के में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में की गई थी। द्वैत शासन का प्रारंभ रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में, द्वैत शासन का अंत वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। तो दोनों आपको याद रख, क्लाइव ने क्लियर किया मतलब चलाया और वारेन हेस्टिंग ने खत्म किया। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर था। यही चीज यहाँ पर लिखी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भाई साहब ये था लॉर्ड क्लाइव था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। आगे चलते हैं, हम महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं इससे संबंधित। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेता लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। मैं आपको क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं और देखो पूछा है आपसे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव, किस युद्ध के बाद बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 के बाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जल्दी बताओ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये था वारेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। महत्वपूर्ण तथ्य, वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। आपसे पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंग। कौन था? विलियम बेंटिंग। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 1760 तक रहा और बाद में 1765 से 1767 तक रहा। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाई एक क्वेश्चन लाने का मेन पर्पज होता है कि एक क्वेश्चन के साथ हमें 3 क्वेश्चन और याद हो जाते हैं।
तो इसलिए मैं क्वेश्चन लाता हूँ। बक्सर का युद्ध 1764 में, आप सभी को याद होगा, 3 दिन से बराबर बता रहा हूँ। मैं आपको युद्ध करा चुका हूँ पूरे संपूर्ण, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लें। और आज आपके हैं 22 एक समाप्त हो जाएंगे 2 दिन में, आज और कल में। और परसों आपका अगला टॉपिक में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री लेकर चल रहा हूँ। धीरे धीरे हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। सहायक संधि, ये गलत है भाई, देखो सहायक संधि यहाँ गलत है। इससे संबंधित संपूर्ण फैक्ट अभी बताता हूँ बाद में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हुआ 1833 में। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनी के लिए भारत सरकार में व्यापार का खोला गया 1813 में। और इससे संबंधित ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुत्वता स्थापित करना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी राजपूत राज्यों में सहायक संधि कर रही थी, तो इनका मतलब था कि हम सहायक संधि करेंगे और अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करेंगे। ये इनका मेन कारण था, इसलिए से सहायक संधि की थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। कौन थे? अवध के नवाब। ये क्वेश्चन आगे भी करा चुका हूँ पहले। अगला क्वेश्चन है आपका, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक थे। कौन थे भाई? तो ये थे हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय और देशी शासक थे। कौन थे? प्रथम भारतीय और देशी शासक थे हैदराबाद के निजाम। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, तो ये हुआ था आपका लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, मतलब इससे ज्यादा विस्तार फिर नहीं हुआ। डफरिन के शासनकाल में अंग्रेज शासन चरम पर पहुंच गया था अपने। 1885 ईस्वी में द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय बादशाह लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। कौन सा युद्ध था वो? तृतीय अंग्ल बर्मा युद्ध। कौन था? तृतीय अंग्ल बर्मा युद्ध के समय अंग्रेजी राज्य अपने चरम पर पहुंचा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। 1853 ईस्वी में मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा। वो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से ठाणे तक। किस डेट में? 1853 में। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउट्रम। कौन था? जेम्स आउट्रम अवध का रेजिडेंट था। इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं अब। 8 में सिलीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंस बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। कौन था? हेनरी लॉरेंस। कौन था? हेनरी लॉरेंस, जो विद्रोहियों के द्वारा मारा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम को भारत में मिला लिया था। सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था को भारत में मिला लिया गया। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। कारण क्या बताया इन्होंने कि भैया तुमने हमारे 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है, और सिक्किम को तो मिलाया, सो मिलाया, दार्जिलिंग को भी इन्होंने मिला लिया। अगले पर चलते हैं। जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये भैया डलहौजी का ही वास्तविक नाम था। किसका था? डलहौजी को ही जेम्स एंड्रूज रैमजे नाम से जाना जाता था।
1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अर्ल ऑफ डलहौजी, गवर्नर जनरल भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। तो भैया सतारा, सबसे पहले डलहौजी का विलय नीति का शिकार हुआ था सतारा। सतारा को सबसे पहले मिला लिया गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी। तो भैया डलहौजी ने की थी। किसने विलय की नीति, डलहौजी। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था तो 1856 में। कब, 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया गया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। कब किया, अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया, भैया तुम शासन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो और हम तुम्हारा राज्य में मिला लेते हैं। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा सबसे पहले, फिर जैतपुर, फिर संभलपुर, फिर बगाद, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर और फिर करौली। सभी की डेट भी सामने मेंशन है, लेकिन डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। तो भैया 89 में। आयात मतलब होता है बेचना, आयात मतलब होता है खरीदना। 1789 ईस्वी की घोषणा के द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था। कब, 1789 में। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई। विलियम बेंटिंग ने। विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी सबसे पहले। अब हम इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय जैसे प्रौढ़ भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिंग को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। उससे समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया और विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 को नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। कब किया गया था, तो दिसंबर 1829 में इस नियम 17 के तहत विधवाओं को जलाना बंद कर दिया गया। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था। कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। कब हुआ, 1837 में। कैप्टन स्लीमैन ने ठगों के विरुद्ध कार्रवाई की, लेकिन विलियम बेंटिंग ने इसको कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से संबद्ध है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित है। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंध है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाल ली। इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उसके साथियों निजाम मराठों को देना पड़ा था। अंग्रेजों ने खा दिया और जो उनके साथी थे निजाम और मराठों को देना पड़ा था। एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ, 1790 से 1792 के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और श्री टीपू सुल्तान, इसके बीच हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ये 3-4 फैक्ट इससे याद रखना है आपको। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कुशासन का आरोप लगाया और राज्य को हड़प लिया। महत्वपूर्ण तथ्य, विलियम बेंटिंग ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने देश में मिला लिया, क्योंकि वहां
कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। तो जय हिंद दोस्तों। बस लास्ट आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बताएं। सभी लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई और लाइक करें।